मैं हूं अमित शर्मा और हमारे खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का कार्यक्रम खास इसलिए भी है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हैं विशेष मेहमान श्री सुबोध कुमार जी। सुबोध कुमार जी दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक हैं और राजनीति पर उनकी गहरी पकड़ है और बिहार में चुनाव होने वाले हैं और बिहार की राजनीति से भी उनका एक अहम रिश्ता रहा है। और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह सिद्धार्थ मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू जी सर, जैसा हम लोग पहले भी बात कर रहे हैं कि चूंकि बिहार में ये चुनावी साल है और बिहार की राजनीति में काफी गहमागहमी उठापटक है और राजनीतिक समीकरण वहां लगातार बदल रहे हैं। ऐसे में आज सुबोध कुमार जी हमारे साथ हैं बिहार की राजनीति पर बात करने के लिए। और हमारा रोज का तरीका ये होता है सर कि मैं आपसे सवाल पूछता हूं, लेकिन आज मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं सुबोध कुमार जी से पहला सवाल पूछने के लिए। सुबोध जी, वेलकम टू स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सुबोध जी, 17 अप्रैल को एक बिहार में पटना में एक मीटिंग हो रही है, सुनने में आया है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच में समन्वय की मीटिंग है, उसमें कुछ खास निर्णय लिए जाने वाले हैं। क्या होंगे ये खास निर्णय? देखिए सर, निर्णय तो आप और पूरे बिहार की आवाम को पता है। जिस तरीके से 2015 में हम लोग तो कांग्रेस के बहुत पुराने एलाई हैं, 2015 में भी हम लोग मिलकर इलेक्शन लड़े और 2020 में भी हम लोग मिलकर इलेक्शन लड़े। निर्णय साफ है कि बिहार के जनमानस तेजस्वी प्रसाद यादव जी के डेवलपमेंटल मॉडल जो है उनका, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई का, इसके ऊपर लगातार पिछले 10 सालों में नंबर 1 पार्टी बनाई है और पूरे जो है गठबंधन को तेजस्वी जी ने लीड किया है डेवलपमेंटल मॉडल के ऊपर। तो 15 में जो बातें थी वो 20 में भी है और 20 की जो बातें हैं वो 25 में भी होगी। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी का कुशासनी नीति रहा है पिछले 20 सालों में पूरे एनडीए का, उससे बिहार की जनता त्रहिमाम कर रही है। जनता इंतजार कर रही है नवंबर का, जब ये असेंबली का इलेक्शन होगा। इसी को लेकर जो है एक बैठक जो है बुलाने की बात चल रही है। हमें लगता है कि इस बैठक में किस तरीके से निर्णय लिए जाएं स्ट्रैटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हम लोग एनडीए को बिहार से उखाड़ कर फेंक दें। जहां तक मीडिया में बातें चलती है लीडरशिप को लेके, मुझे नहीं लगता है कि लीडरशिप पे कोई जो है कन्फ्रंट्रेशन है, क्योंकि 10 साल से लगातार जो है ये गठबंधन नंबर 1 ये बात तो आपकी ये तो मान लेते हैं हम। ये तो इस तरह के कुछ निर्णय के पहले एक नूरा कुश्ती एलाइंस के बीच में होती है, वही होगी। और मुझे लगता है कि तेजस्वी इज द नेचुरल लीडर, उनके लीडरशिप में ही चुनाव लड़ेगी इंडिया अलायंस जो है सो। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ सुबोध, समझना चाहता हूँ। आरजेडी से तो आप संबंधित है, लेकिन उसके पहले आप यू आर ए स्कॉलर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आपने पॉलिटिकल साइंस पे 2005 में अपने दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी किया था बिहार की राजनीति के ऊपर। तो बिहार की राजनीति में इस चुनाव में दो कुछ थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नजर आ रही है, जैसे जन स्वराज वाले हैं और उसके बाद अभी एक जो फॉर्मर कॉप है लांडे, उन्होंने भी एक पार्टी बना ली है। तो ये थर्ड पार्टी जो प्रशांत किशोर की पार्टी है और ये लांडे की जो पार्टी है, ये पार्टियां क्या हैं, इनका क्या इंटरवेंशन है, इनका बिहार की राजनीति में क्या चेंज लाने की बात कर रही है? देखिए सर, आप तो लगातार आप कवर किए हैं पूरे देश के इलेक्शन को और दिल्ली के खासकर, और चूंकि दिल्ली में आप रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि टेक्नोक्रेट्स एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स इज डेंजरस फॉर डेमोक्रेसी। लगातार हम लोगों ने ये कहा है, क्योंकि टेक्नोक्रेट वो ग्राउंड पे बात रहते नहीं है, वो टेक्नोक्रेट के पीछे भी कोई और भी आदमी रहता है। तो ये लगातार ये देखा गया है कि पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में भी हम लोग पढ़ाते हैं कि एलिनेटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, समाज के जो वंचित और पिछड़े लोग हैं, टेक्नोक्रेट वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। टेक्नोक्रेट किसी और के लिए भी वो काम करते हैं। कुछ उन्होंने समाज में, सिविल सोसाइटी में अच्छी काम की है तो उनको एक लोग शुरू में एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार की जनमानस प्रजातांत्रिक व्यवस्था से लगातार जो है तारतम्य बनाए रखती है। पूरे जो आप देखिएगा इतिहास इसका रहा है बिहार का। तो जितने भी टेक्नोक्रेट्स हैं, सो कॉल्ड टेक्नोक्रेट्स,
वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एलिनेटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को वो लाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जनता जो है समझ रही है कि प्रशांत किशोर हैं, उनके पीछे कोई और भी काम कर रहे हैं। आपने अभी देखा होगा, परसों ही उन्होंने रैली किया बिहार में, किस तरीके से रैली उनकी फ्लॉप हो गई। बिहार तो ऐसा जो है प्रजातांत्रिक व्यवस्था है कि कोई भी आप भी कोई कैंडिडेट खड़ा कर देंगे और वहाँ के कुछ अगर वो काम करने वाले कैंडिडेट होंगे तो 1000, 2000, 4000 वोट वहाँ आ जाती है, तो इससे बातें चलती नहीं है। हम पूरे बिहार के जनमानस ने समझ रखा है कि प्रशांत किशोर एक स्पॉन्सर्ड जो है टेक्नोक्रेट हैं, जो कि बिहार की जनता के साथ तारतम्य बनाता है। मुझे नहीं लगता है कि इनका कोई भी रोल जो है प्रशांत किशोर को आने वाले दिनों में बिहार की जनमानस देगी। जहाँ तक बात रही लांडे साहब की, आप जानते हैं लांडे साहब के फादर इन लॉ जो हैं वो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है शिवसेना शिंदे ग्रुप के, और ये जन्म भी इनका वहीं पर हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि लांडे साहब का यहाँ कोई वजूद है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि इन टेक्नोक्रेट्स के पीछे ऐसे लोग जो कि समाज में काम नहीं किए प्रजातांत्रिक व्यवस्था में और सत्ता में आना चाहते हैं, बिहार की जनमानस जानती है कि इसके पीछे क्या चल रहा है। तो हमें नहीं लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल और पूरे महागठबंधन को जो है इससे कोई भी फर्क पड़ेगा। हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी है अपने अलग अलग टूल जो है अप्लाई करती है, उसी टूल किट की तरह ये लोग काम कर रहे हैं। ये दोनों दल जो है वो हमारे जो हमारे कलीग हैं, हमें काफी सालों तक बिहार में उन्होंने टीवी चैनल्स के लिए रिपोर्टिंग की है। मेरे ख्याल से ज्यादा ग्राउंडेड प्रश्न आपसे ये करेंगे बनस्पत की मेरे के। सो अमित प्लीज आपका। सुबोध जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जैसे प्रशांत किशोर ने वहां पर अपनी जो राजनीतिक पार्टी बनाई है, और अभी पिछले चुनाव में जो पिछला चुनाव हुआ था, जो बाई इलेक्शंस हुए थे, उसमें इन्होंने अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स भी खड़े किए थे। तो आपको क्या लग रहा है कि ये नुकसान किसे पहुंचाएंगे? आपको नुकसान पहुंचाएंगे या एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे? देखिए, ये बाई इलेक्शन में इनका सारा पिटारा खुल गया। आप जब बाई इलेक्शन की बात करते हैं तो प्रशांत किशोर बहुत जल्दी शॉट खेल लिए। जब इन्होंने शॉट खेला तो 4 जगह पे इलेक्शन लड़ा इन्होंने। आपको पता है रामगढ़ में इनको कुछ नहीं आया, 5000 वोट भी नहीं आया। ठीक इसी प्रकार से बेला में जहाँ सुरेंद्र जी के जो बच्चे हैं वो लड़ रहे थे वहाँ पे, तो बेला में जो कैंडिडेट था वो मुस्लिम कैंडिडेट था, और वो मुस्लिम कैंडिडेट पहले 3 बार इलेक्शन लड़ चुका था, और इनफैक्ट जेडीयू से भी शायद वो लड़ चुके थे। तो उनका एक वोट बैंक था ऐसे कैंडिडेट को जो ऑलरेडी कहीं पे इलेक्शन लड़ चुके थे, इसीलिए उनका वहाँ थोड़ा वोट आ गया। अगर आप बात कीजिएगा इमामगंज का, इमामगंज के जो कैंडिडेट थे वो हमारे थे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जब भूपेंद्र जी की थी तो वो कैंडिडेट हमारे पार्टी में थे, और हमारे पार्टी का जो कुशवाहा का जो वोट बैंक था वो उनके पीछे खड़ा था, इसलिए वहाँ उनको वोट आ गया। तो आज के दिन में तो कुशवाहा बीजेपी की तरफ थी, लेकिन हम लोगों ने खासकर संविधान और अशोक चक्र और सम्राट अशोक को लेकर आए, तो ये वोट बैंक ड्रिफ्ट करता हुआ हम लोग के पक्ष में आया। तो प्रशांत किशोर मुझे लगता है कि जो बिहार विधानसभा के उपचुनाव में ये आए, इनकी सारी राजनीति वहीं खुल गई कि ये काम किसके लिए कर रहे हैं, किन कैंडिडेटों को यहाँ पे लड़ाना चाहते हैं। तो हमारे लोग जो है सजग हो गए। जैसे कि एआईएम जो है पिछले बार आकर जो है कोसी बेल्ट में जो है खासकर किशनगंज में वहाँ हम लोगों को डेंट किए थे, लेकिन वहाँ भी जो है मुस्लिम और जो माइनॉरिटीज भाइयों को ये समझ में आई कि ये एक्चुअली काम किसके लिए कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से इलेक्शन आ रही है और जिस तरीके से गोलबंदियां बनी हुई है, तो सारे पत्ते वहां खुल गए हैं कि कौन किसके पक्ष में, विपक्ष में, और कौन जो है किसके लिए काम कर रहा है। लेकिन जैसे अभी आपने बात की कि बेला में जी सुरेंद्र यादव जो आरजेडी के उम्मीदवार, जो आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार थे, उनके लड़के, उनको हार का सामना करना पड़ा, और जो वहां हार हुई है आरजेडी की, उसमें एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी ने वो वोट काटे थे, क्योंकि वो मजबूत कैंडिडेट थे, और पिछले जैसे आपने खुद कहा कि जो मुस्लिम कैंडिडेट थे वहां पिछले कई सालों से कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। इस बार जीत हुई है उनकी। तो आपको नहीं लगता है कि नुकसान झेलना पड़ा है आपको? नहीं, देखिए नुकसान हम तो कह ही रहे हैं कि भाई बाई इलेक्शन में इन्होंने शॉट पहले खेल दिया। जब शॉट पहले खेल दिया, जनता समझ गई कि ये काम किसके लिए कर रहा है। ये काम तो T20 का जी, मैं कह रहा हूँ कि अब तो T20 का ही जमाना है, और शॉट्स पहले खेलने वाले ही मैदान पे टिके रहते हैं। लेकिन बिहार विधानसभा का चुनाव T20 तो है नहीं ना, ये बाई इलेक्शन T20 था। जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की जब बात है, बाई इलेक्शन में कोई मुख्यमंत्री नहीं बन रहा था।
जब ये मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है, 2015 हो, 20 हो या 25 हो, तो मुख्यमंत्री की जब बनाने की बात आएगी तो वोटिंग पैटर्न एकदम चेंज होगा। और अभी बाई इलेक्शन का वोटिंग पैटर्न एकदम अलग होता है। इससे पहले भी अगर देखिएगा बाई इलेक्शन में, तो हम लोग बाई इलेक्शन 8 बाई इलेक्शन जीत गए थे नीतीश जी के राज में, तो लेकिन हमारी सरकार तो बीच में नहीं आई। तो मुख्यमंत्री जो है बनाने का समय की वोटिंग पैटर्न अलग होती है, अभी की वोटिंग पैटर्न अलग है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। प्रशांत किशोर को ऐसा एलिनेटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी समझ रही थी कि प्रशांत किशोर अपने लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अब ये बात एकदम साफ निकल कर आ गई उस इलेक्शन के बाद भी, और अभी जो भी इनकी जो कार्यशैली है कि ये खिलाफत कर रहे हैं महागठबंधन, एलिनेटेड सेक्शन और माइनॉरिटीज के वोट के खिलाफ। तो ये हम लोगों का जो वोट बैंक है वो सजग हो गया, और प्रशांत किशोर को किसी भी तरीके का अब कोई जो है पर हैंड नहीं देने वाला है। इसी का नतीजा था कि इनका गांधी मैदान का जो परसों का रैली था बुरी तरह फ्लॉप हुआ। इन्होंने 10 लाख लोगों की लाने की बात की, करोड़ों करोड़ रुपया खर्च किया, लेकिन यहाँ पर 3000 आदमी भी नहीं जुट पाए। जी सुबोध जी, सिद्धार्थ जी, आप जल्दी में है, मुझे पता है कि आप जल्दी में आपको निकलना है इसके लिए, लेकिन आप हम लोग के शामिल हुए जाने, और आपसे हम रिक्वेस्ट ये करेंगे कि आगे भी हमारे कार्यक्रमों में आप जुड़ते रहें। तो आपसे जाने के पहले एक प्रश्न, बस आपसे एक वन लाइनर चाहता हूं मैं, कि आपका कहना ये है कि जो थर्ड पार्टी इंटरवेंशंस जो हो रही हैं बिहार के चुनाव में, चाहे वो प्रशांत किशोर हो या लांडे साहब हो, ये जो बीजेपी या उसके जो सहयोगी दल है उनके बिहस्त पे हो रही है, और जनता को उससे सतर्क रहने की जरूरत है, ये आप कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो लगातार हम लोग कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं किसी और के लिए काम कर रहे हैं, बिहार की जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बिहार के मुद्दों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और ये बात इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में से लेकर अभी तक जो इनकी कार्यशैली रही है, जो इनका व्यवहार रहा है किसी मुद्दे को लेकर, ये साफ पता चलता है कि ये लोग किसी और के लिए काम कर रहे हैं। और जनता जो है सजग है, बिहार की जनता इन लोगों की बातों को समझ गई है, और मुझे नहीं लगता है कि इससे जो है महागठबंधन को किसी भी तरीके का कोई डेंट लगाने वाली है। क्योंकि जब इलेक्शन बाई इलेक्शन नहीं, जब मेन इलेक्शन आएगा, असेंबली इलेक्शन आएगा, उसमें जनता जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पक्ष में खड़ी है, पिछले बार भी खड़ी थी और इस बार भी खड़ी है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट को लेकर, गवर्नेंस जो बात हो रही है उसको लेकर, ये बात करते हैं जंगल राज की। आप देखिए जंगल राज का जो कॉन्सेप्ट, सुबोध जी, जंगल राज पे हम अलग से बात करेंगे आपसे, आज के कार्यक्रम में नहीं, आज तो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन पे रुकेंगे। जंगल राज पे आपकी पार्टी से पूछने के लिए बहुत प्रश्न मेरे पास भी है, और मेरे ख्याल से अमित के पास भी होंगे। तो जी जी अमित। जी बिल्कुल जी। यानी कि जो समीकरण आप देख रहे हैं इस बार के चुनाव में, उसमें जो तीसरी पार्टियां हैं उनका एक रोल आप मान रहे हैं कि रहेगा, देखिए कि लड़ाई तीसरा दो, ग्रुप बिहार में काम करेगा? देखिए लड़ाई बिहार में दो धरे में बटी हुई है। एक धारा नागपुर का धारा है जो नागपुर से संचालित हो रहा है, और एक धारा जो है वो पाटलिपुत्रा की धरती, सम्राट अशोक की धरती से जो आइडियोलॉजी बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, हैप्पीनेस ऑफ ऑल इज ए वेलफेयर ऑफ ऑल, इस कॉन्सेप्ट में एक धारा चल रही है और एक धारा नागपुर की चल रही है। इन दो धरों की लड़ाई में तीसरा कोई धारा नहीं है, और इन दो धरों की लड़ाई में बिहार बढ़ चुकी है, और इसी दो धरों की जो है इस बार लड़ाई होगी। बीच में कोई भी जो ये टेक्नोक्रेट्स लोग हैं जो पैसे के माध्यम से इधर से उधर काम करते हैं, कभी तमिलनाडु, कभी बंगाल, कभी पंजाब, कभी नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात में, ऐसे लोगों को बिहार की जनता समझ गई है, और ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब अभी गांधी मैदान में दी है। इलेक्शन के समय इनको मुंहतोड़ जवाब देगी, और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव को इस बार का 2025 जनता इंतजार कर रही है वोट के माध्यम से इन लोगों को चोट पहुंचाने के लिए। और मुझे लगता है कि तेजस्वी जी इस बार मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठेंगे। जी चलिए सुबोध जी, आप ये मान रहे हैं कि बिहार में इस बार जो मुख्य लड़ाई है हमेशा की तरह एनडीए और आरजेडी गठबंधन के बीच ही होगी, और आरजेडी का अपर हैंड रहेगा गठबंधन में हमेशा की तरह। हालांकि कांग्रेस इस बार काफी तैयारी में दिख रही है, और जाहिर सी बात है कि वो अपने पत्ता भी चलना चाहेगी, और इस बार गठबंधन में पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा दबाव बनाकर ज्यादा सीट्स लेना चाहेगी आरजेडी से। लेकिन चलिए, आज आप हमारे साथ शामिल हुए, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी बिहार चुनाव पे आप बातचीत करने के लिए हमारे साथ शामिल होते रहेंगे, और हम ये चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। आज आप शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
आज आप शामिल हुए इस प्रोग्राम में और इस चर्चा में काफी महत्वपूर्ण मुद्दों को आपने उठाया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।